हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोग उसको देख लिए होंगे और उससे लाभ उठा भी रहे होंगे, ठीक है ना। और चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, आई थिंक। आज हम लोग बेसिकली जो करने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। और लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग जो एंड किए थे वो था चार्जेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। जो लास्ट सेक्शन यही था, हम लोग का लास्ट टॉपिक था। और उनके बीच, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज और कूलम्ब्स लॉ के बीच एक छोटा सा हम बोले हुए थे कि चार्ज पॉइंट चार्ज वर्सेस चार्ज बॉडीज हम बता रहे होंगे। तो आइए पहले वो डिस्कस कर लेते, उसके बाद से हम लोग चलते हैं कूलम्ब्स लॉ की तरफ, ठीक है ना। तो क्या है पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज वर्सेज चार्ज बॉडी। अरे बस समझ में। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हो कि एक पॉइंट हो। और पॉइंट क्या होता है? डायमेंशनलेस, ठीक है ना। किसी भी स्फीयर को छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, तो एक समय पे सिर्फ स्पेस बचता है। अरे बात समझ में, उस स्पेस की बात हो रही है। तो पॉइंट चार्ज और कोई चार्ज बॉडी है, क्या दोनों एक ही होते हैं? क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है? क्या बॉडी यहाँ पर आ गया ना, यानी डायमेंशन है इसके पास और उस डायमेंशन पे चार्जेस लगे हुए हैं, और ये पॉइंट शेप का कोई चार्ज है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अगर अगर कोई बोलता है कि लाइक चार्जेज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब वो बोलना चाहता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेज के बारे में। यानी कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उस पे प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, आ रही बात समझ में। तो इन दोनों के बीच में हमेशा रिपल्सन हो रहा होगा। ये बात बिल्कुल सही है सर, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। और अगर कोई पॉइंट है जिस पे चार्ज एक पे पॉजिटिव हो सकता है, एक पे निगेटिव हो सकता है, मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक पे निगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है, तो इनके बीच क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन हो रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बता ही चुके हैं फर्स्ट क्लास में, तो फिर इसमें खास बातें क्या है? तो खास बातें ये हैं कि जो भी बातें हुई हैं वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए हुई हैं। चार्ज बॉडी के केस में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा कोई पॉजिटिवली चार्ज है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके बीच में रिपल्सन ही होगा। अरे बात समझ में, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, ठीक है ना, स्फीयर ही ले रहे हैं हम, हमेशा स्फीयर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इसके वॉल्यूम में भर दिया गया है। अरे ये बात समझ में। और इसके बगल में एक न्यूट्रल बॉडी को रख दिया गया है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर को रख दिया गया है। और कंडक्टिंग इसलिए रख दिए हैं कि उसके पास फ्री चार्जेस होते हैं, बस, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं समझना है। इसके पास ये न्यूट्रल मान के चलना है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब हम क्या बताए थे, बताओ? कि न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि उसके पास चार्जेस नहीं है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके पास जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव हैं। तो ये चीज बताओ
कि न्यूट्रल के पास जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेज और निगेटिव चार्जेज किस तरीके से इस पर आ जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि इसके पास जितने भी निगेटिव होंगे वो इससे अट्रैक्ट होकर के इस साइड पे दिखने लगेंगे, और जितने भी पॉजिटिव है वो इस साइड पे दिखने लगेंगे, और दोनों की संख्या बराबर होगी तो न्यूट्रल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इन चार्जेज को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेज। इंड्यूस्ड चार्जेज का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे के प्रेजेंस में प्रकट हो। आ रही बात समझ में। ये इसके प्रेजेंस में ही प्रकट हो रहे हैं, अगर ये हटा दिया जाए तो ये गायब हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब एक चीज ये बताओ कि अगर हम ये बात बोले कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटा, तो ये बताओ कि इस पे तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा होगा और इस पे क्या लग रहा होगा? रिपल्सन वाला फोर्स लग रहा होगा। अब हम इसको मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं F2। किसकी दूरी ज्यादा है, किसकी दूरी कम है? तो सर इसकी दूरी कम है, इससे इसकी दूरी कम है, तो इसकी दूरी कम है। अरे बात समझ में। इसकी दूरी कम है तो कम दूरी यानी फोर्स ज्यादा, इसकी दूरी ज्यादा है यानी फोर्स कम, तो कौन भारी पड़ेगा? भारी पड़ेगा F1 ग्रेटर देन है F2। अरे बात समझ में। इसका मतलब हुआ कि इस न्यूट्रल स्फीयर पे नेट चार्ज इस पॉजिटिव की वजह से अंदर के तरफ लग रहा होगा, ये नेट फोर्स लग रहा होगा। अरे बात समझ में। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अरे बात समझ में। तो ये बातें लिख लो, फिर हम लोग थोड़ी और बातें करेंगे इससे रिलेटेड। लिख लिए? स्क्रीन को पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम ये बोले कि ये एक सिनेरियो दूसरा ले लेते हैं, इसमें क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, और एक स्फीयर हम यहां पे लेते हैं, ठीक है ना। और हम इस स्फीयर को इस तरीके से ले रहे हैं कि ये भी पॉजिटिवली है। क्या है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर ये न्यूट्रल हुआ करता, अगर ये न्यूट्रल हुआ करता तो इस तरीके से इस पे चार्जेज आ जाते हैं ना। अगर ये न्यूट्रल हुआ करता तो इसके प्रेजेंस में इस तरीके से इस पे चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रहता। अगर ये पॉजिटिव इस पर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं तो वो किस तरीके से फैल जाएगा? वो इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक है ना। वो इस तरीके से फैल जाएगा। अब ये बताओ कि जो फाइनल हमको रूप दिखाई दे रहा होगा, हमको जो फाइनल रूप दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर हम कहें कि इसको दोनों को मर्ज कर दो, न्यूट्रल प्लस जो पॉजिटिव चार्ज इस पर छिड़के हुए हैं उनको मर्ज कर दो, तो इस पे निगेटिव चार्जेस की संख्या कम होगी, इधर पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज्यादा होगी। यही हो रहा होगा ना। इस पे निगेटिव चार्जेस की संख्या कम होगी, इस पे पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज्यादा हो रही होगी। आ रही बात समझ में। अब एक चीज ये बताओ कि इधर के तरफ फोर्स को हम F1 मान रहे हैं, इधर के तरफ फोर्स को F2 मान रहे हैं, ठीक है ना। इस केस में क्या था, इस केस में क्या था? F1 ग्रेटर देन F2 था। तो अगर हम इसको 10 न्यूटन मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं 6 न्यूटन, ठीक है ना। अगर हम इसको 10 न्यूटन मान ले, इसको 6 न्यूटन एज्यूम कर ले, और इस न्यूट्रल स्फीयर पे थोड़ा सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस पर छिड़क दे, तो ये तो न्यूट्रल रहा नहीं ना। ये अब क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। भाई किसी भी
स्फीयर जो कि पहले से न्यूट्रल है उस पर थोड़ा भी चार्ज अगर पॉजिटिवली रख दो तो वो ओवरऑल पॉजिटिवली ही तो कहलाएगा। फैक्ट बात तो यही रहेगा ना कि भाई वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये वही वाली बात हो गई कि मान लो कि तुम्हारे यहाँ सब्जी बना हुआ है और तुम्हारी मदर ने उस सब्जी में नमक डाला है कि नहीं डाला ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है और तुम उसको चखे खाए तो ये बोले अपनी मदर से कि इस पे तो नमक है ही नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने बोला कि इस पे तो हम नमक डाले हुए हैं, तो वो अपनी जगह पर सही है। वो फैक्ट बात है कि भाई वो सब्जी जो है वो सॉल्ट युक्त है, उसमें सॉल्ट ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वेजिटेबल विथ सॉल्ट ये बातें सही है। कम है ज़्यादा है वो अलग की बात है, लेकिन ये तो नहीं बोला जा सकता है ना कि उसमें नमक है ही नहीं। तो वही वाली बात हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हम इसमें छिड़क दिए। अब जो पॉजिटिव चार्ज छिड़क दिए तो अब ये बताओ कि ये 6 से 7 हुआ होगा ना, 6 से 6.5 हुआ होगा, 6 से 7.5 हुआ होगा। तो अभी भी मान लेते हैं ये 10 न्यूटन है और यहाँ पे ये बढ़ के मान लेते हैं 7 न्यूटन हो गया। तो अभी भी बताओ क्या ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यहाँ पे हम बीचों बीच लिख देते हैं ताकि ये समझ में आएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, वो पॉजिटिव चार्ज के तरफ तो अट्रैक्ट हो ही रहा है ना, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा इधर फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो इधर ही आ रहा होगा ना। तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आ रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यही बात हम बोलना चाहते हैं कि निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बॉडी के तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आ रही बात समझ में? लिख लो इस बात को। अब देखो हम थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस पर छिड़के हुए हैं, क्या हम थोड़ा सा और बढ़ाएं, पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएं तो इधर की संख्या कम होगी, इधर की संख्या बढ़ती जाएगी ना। अरे बात समझ में? इधर की संख्या कम होगी, इधर की संख्या बढ़ती जाएगी। अब ये बातें बताओ कि इधर की संख्या 10 हो गई, हो सकता है ना, इधर की संख्या 10 हो गई, 10 न्यूटन हो गई। अरे बात समझ में? पहले इधर 10 न्यूटन था, ठीक है ना। थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज छिड़के वो किधर चला गया, इधर चला गया, वो इसके तरफ चला गया। पॉजिटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था वो इधर चला गया। अरे बात समझ में? अगला जो पॉजिटिव चार्ज हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी संख्या बढ़ती जा रही है ना, ध्यान से देखना। तो क्या ये बैलेंस नहीं हो गया? बैलेंस हो सकता है ना। यानी कि इस बार क्या हुआ कि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इससे ज्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ा रहे होंगे, इससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, ये बेसिकली पहले ये वाला दूसरा नंबर लिख लो, वो पहला था ये दूसरा हो जाएगा। अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये भी बढ़ते जाएगा और ये थोड़ा सा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 10 ही मान लिए। हो सकता है ना कि थोड़ा सा कम हुआ और थोड़ा सा बढ़ा और दोनों बैलेंस हो गया। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इसको क्यों नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इसको भी तो ये खा रहा है ना। इसको मान लीजिए कि हम यहाँ पे पहले 10 लिखे थे, अब ये हो गया 9.5 और ये हो गया 7, फिर भी तो इधर ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे ही रहने दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा, जब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज पर छिड़क रहे होंगे तो ये भी थोड़ा सा कम हो रहा होगा और ये बढ़ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा ही सा बढ़ रहा होगा। तो ओवरऑल क्या है, इधर ही है तो रिजल्टेंट। अब थोड़ा सा और इस पर पॉजिटिव चार्ज छिड़क दिए तो एक समय ऐसा है कि ये घटता और ये बढ़ाता, घटते घटते घटते, जैसे मान लो कि ये ऊपर है ये नीचे है। अरे बात समझ में? ये घटा और ये थोड़ा सा घटा बढ़ा, लेकिन अभी भी ये भारी पड़ रहा है ना। अब एक समय आएगा कि ये घटा और ये बढ़ते गया और बराबर आ गया, तो वो सिचुएशन ये हम बता रहे हैं कि नेट रिजल्टेंट 0 हो गया। अब इससे ज्यादा और इसमें कूट कूट के चार्ज भर दिए,
तो ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, तो तीसरा केस में क्या हो सकता है कि ये रिपल्सन हो जाएगा, जो कि हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं चार्ज वो हमेशा रिपेल करते हैं एक दूसरे को। यानी ओवरऑल बातें क्या थी, ओवरऑल बात ये थी कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पे बोल दिया गया कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो कोई पूछे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कि फोर्स जो है, नेट फोर्स हम ऐसे लिख देते हैं रिपल्सन, दूसरा अट्रैक्शन, नेट फोर्स 0 और कांट से, और पूछे कि कौन कौन सा सही हो सकता है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा फैक्ट है, बातें हो सकती हैं। तो इसमें क्या हो सकता है बताओ, इसमें रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और नेट फोर्स 0 भी हो सकता है। तीनों सिचुएशन पॉसिबल है चार्ज बॉडी के केस में। आ रही बात समझ में, लिख लो इसको। और कोई कहे कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो क्या हो रहा होगा, ये हमेशा अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर वही कोई बोल दे कि ये निगेटिवली चार्ज है या फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज भरते जा रहे हैं, तो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। अरे बात समझ में, ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पर हम निगेटिव चार्ज छिड़कते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन और बढ़ते जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ये वाला जो निगेटिव चार्ज छिड़क रहे होंगे, यानी कि अगर हम इस तरीके से बात करें कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये हमेशा अट्रैक्शन ही शो करेगा, क्योंकि ये किसको बढ़ाते जा रहा है, ये इधर वाले साइड को बढ़ाते जा रहा है, ये इधर ही आएगा ना, तो डोमिनेटिंग फोर्स इधर है और यही बढ़ रहा है, तो हमेशा अट्रैक्ट ही हो रहा होगा। तो खास बातें यही थी, ये वाला कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर रिपेल कर रहा है तो वो पॉइंट चार्ज ही होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव बॉडी जो हो सकता है वो रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिजल्टेंट फोर्स 0 भी हो सकता है। तीनों सिचुएशन हो सकता है। रिपल्सन कब होगा, अट्रैक्शन कब होगा, तो अट्रैक्शन कब होगा जब हम थोड़ा थोड़ा चार्ज उस पर भरे हैं, और एक समय एक ऐसा है कि चार्ज भरते भरते दोनों फोर्स बराबर हो गया। फिर तीसरा केस आया कि हम भाई बहुत ज़्यादा चार्ज भर दिए, पहले अट्रैक्शन फिर नेट फोर्स 0 फिर रिपल्सन। बातें लिख लो ये सारी। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पॉइंट चार्ज और चार्ज बॉडी में कितना डिफरेंस है। इन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है ना, उसको देखते हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ लिख लो, हेडिंग डाल लो, कूलम्ब्स लॉ। देखो, कूलम्ब साहब ने ये बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेज हैं, या फिर ध्यान से सुनना इस बात को, या तो पॉइंट चार्जेज हैं या फिर पॉइंट लाइक चार्जेज हैं, तो दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे। उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया। जैसे मान लो कि एक पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं, जिस पर Q1 चार्ज है और दूसरे पॉइंट पर Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की दूरी है R। ठीक है ना, ये साक्षात पॉइंट की बातें चल रही हैं। इसके बाद हम डील करेंगे पॉइंट लाइक चार्जेस क्या होते हैं, तो दोनों के लिए वैलिड है।
तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे होंगे पॉइंट चार्जेस की वजह से। तो पॉइंट चार्ज जो है Q1 और Q2 है, जो कि सेपरेटेड है r डिस्टेंस से। तो दोनों के बीच पे लगने वाला फोर्स अब कैसे लिखेंगे? फोर्स 1/2 का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको क्या पढ़ते हैं? फोर्स लग रहा है एक पे, किसकी वजह से? 2 की वजह से। दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगा रहे होंगे। दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा रहे होंगे, और जो कि है F के बराबर हम मान लेते हैं। और ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, और ये जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। r इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ पॉइंट। आ रही बात समझ में? अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। इसी को K भी बोल देते हैं, K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर। ये लिख लो। ये बस अभी मैग्नीट्यूड की बातें चल रही हैं कि जो फोर्स लगने वाला है एक दूसरे पर, वो दोनों अमाउंट सेम होगा, और वो फोर्स कैसे निकलेगा? तो K Q1 Q2/r² की हेल्प से निकल रहा होगा। ये बातें लिख लो। ठीक है ना? अब देखो, ये तो हो गया पॉइंट चार्जेज के लिए, और पॉइंट चार्जेज, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं पॉइंट लाइक चार्जेज क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है जो कि रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। इस पे चार्जेज मान लेते हैं Q1 बिखरा हुआ है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पे Q2 यूनिफॉर्मली हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे, इस बॉडी पर नेट चार्ज की बात हो रही है, Q2 है। इस बॉडी पर नेट चार्ज की बात हो रही है, Q1 है। आ रही बात समझ में? और दोनों के बीच में सेपरेशन है वो स्मॉल r का। आ रही बात समझ में? हम चर्चा कर रहे हैं फॉर पॉइंट लाइक चार्जेज। पॉइंट लाइक चार्जेज, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका डायमेंशन, यानी कि r1 और r2 बहुत छोटा होना चाहिए, फार फार लेस देन, टू मच फार लेस देन सेपरेशन ऑफ द बोथ बॉडीज। तो इन दोनों को हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों एक पॉइंट की तरह काम कर रहे होंगे, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो F1/F2 बराबर F2/F1 बराबर क्या लग रहा होगा? K Q1 Q2/r² होगा। लिख लो इस बात को। यानी कि डायमेंशन बॉडी का बहुत कम होना चाहिए उनके सेपरेशन के रिस्पेक्ट में। ये उसी तरह की बात हो गई कि अगर हम पृथ्वी पर बैठ करके स्टार्स को देख रहे हैं तो वो हमको कैसा नज़र आ रहा है? वो हमको एकदम पॉइंट जैसा नज़र आ रहा है ना। जबकि कुछ स्टार्स तो हम बहुत सारे ग्रह से भी, जो हमारे प्लेनेट है ना, उससे भी बड़े हैं। अरे बात समझ में? हो सकता है कि हमारी जो गैलेक्सी है उससे भी बड़ा हो, ठीक है ना, लेकिन हम वो इतना दूर है कि हमको क्या समझ में आ रहा है? एक पॉइंट जैसा हमको वो दिख रहा है, ठीक है ना, वो हमको पॉइंट जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उन्हीं बॉडीज को उसी
तरह के बॉडी को हम लोग पॉइंट लाइक बॉडी बोल देते हैं। ठीक है ना, लिख लो इसको। आई थिंक लिख लिए होगे। अब इसमें कुछ नोट लिखते चलो, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लिखवा देते हैं। नोट में लिखो पहला पहला नोट क्या लिख रहे होगे, लिखो, हम बोलते चलते हैं। पहला नोट ये लिखोगे कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ लिख ही देते हैं। कूलम्स लॉ इज वैलिड only for point charges और point like charges। और यहाँ पे लिख लेना, इस फैक्ट को लिख लेना, पॉइंट लाइक चार्जेस क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज बॉडी इज far far less than the separation of two bodies। आ रही बात समझ में, लिख लो इसको। दूसरा क्या लिख रहे होगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट ये लिख लोगे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बराबर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बातें लिख लो। Q1 Q2 क्या है, चार्जेज हैं। R क्या है, सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेज। और कूलम्स लॉ जो है वो दो चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स को बतला रहा है। का मतलब ये हुआ। तीसरा पॉइंट क्या लिख लोगे, अब ये बातें बताओ कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स, अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा। अगर मान लो ये निगेटिव निगेटिव है, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है। अगर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो भी इस पे अंदर और इस पे अंदर। तो एक चीज़ ये बताओ कि डायरेक्शन क्या अपोजिट है क्या, चार्जेस पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है क्या। हाँ सर, चार्जेस पर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है क्या, दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्या। हाँ सर, दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्या। ऐसा नहीं लग रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों पे इक्वल फोर्सेज लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेज लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो कुछ कुछ इस तरीके की सुगंध आ रही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ वाली सुगंध।
अरे बात समझ में, यानी कि फोर्सेज जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये बातें लिख लो थर्ड में क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन चार्जेज आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर एंड follows न्यूटन्स थर्ड लॉ। आ रही बात समझ में, लिख लो ये बातें। कौन सा पॉइंट है ये, आई थिंक तीसरा पॉइंट है, लिख लो इसको। अगला हम चौथे की बात कर रहे होंगे। अब देखो चौथा पॉइंट क्या होगा। चौथा पॉइंट ये है कि मान लो कि ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और अगर हम सिस्टम इसको मान लें, यानी कि दोनों चार्ज हमारे सिस्टम के अंदर है, ठीक है ना। तो अब बताओ कि क्या इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, F1/2, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है F2/1, और दोनों फोर्स इक्वल है। तो नेट फोर्स जो इस सिस्टम की बात हो रही है, नेट फोर्स सिस्टम पे क्या जीरो है? हाँ सर, नेट फोर्स तो जीरो है। और याद करो सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़े थे कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो हो, सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो हो और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हो, तो क्या होता है, m1x1 बराबर m2x2 लगाते थे। अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में है तो क्या हम लगाते थे, याद करो, मोमेंटम कंजर्वेशन। आ रही बात समझ में, डेल्टा पी जीरो, यानी कि पी आई बराबर पी एफ लगाते थे ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नेट फोर्स ऑन जीरो, सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, दो चीजें हम पढ़ते थे ना। वही वाली बात यहाँ पे भी लागू हो रही होंगी। अगर हम बोथ चार्जेज को एज ए सिस्टम माने तब की बात हो रही है, अगर सिर्फ एक चार्ज को सिस्टम मान रहे हैं तो बातें नहीं होंगी। नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब दोनों को हम सिस्टम के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। अरे बात समझ में। अगला लिखो पांचवा नंबर पॉइंट। पांचवा नंबर पॉइंट क्या लिख रहे होगे, ये चीज बताओ कि क्या ये फोर्स कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, क्या ये फोर्स कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ सर, फोर्स तो ऐसा ही दिख रहा है, फंक्शन ऑफ आर है, और हमेशा क्या लग रहा है, अगर मान लो इस तरीके का हम अगर मान लें कि एक लाइन है, ठीक है ना, और इसी लाइन पे दोनों पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं, इसी लाइन पे दोनों पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं Q1 और Q2, और जो फोर्स लग रहा होगा वो इसी लाइन के लॉन्ग लग रहा होगा। अगर रिपल्सन वाला फोर्स है तो भी इस लाइन के लॉन्ग लग रहा होगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग है। सारी बात समझ में। ऐसे फोर्सेज को क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, और जनरल इक्वेशन सेंट्रल फोर्स का यही होता है। तो क्या लिख रहे होगे, कूलम्बिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स are central forces because they always act along line joining। इधर लाइन ज्वाइनिंग,
ये लिख लेना, ये बिकॉज है। अरे बात समझ में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है ना, सेंट्रल फोर्स है। एक नया नामकरण हो गया इस फोर्स का, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लग रहा हो, और उसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। ये एक जगह और देखे थे, कहाँ पे देखे थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी फॉर्म में होता था क्या, हाँ सर इसी फॉर्म में होता था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स कहलाता है, लिख लो इसको। अगला लिखो, छठा, सिक्स, क्या लिख रहे होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो क्या फर्क पड़ता है, कंजर्वेटिव अगर कोई फोर्स है तो उससे क्या फर्क पड़ने लगेगा, तो उससे ये फर्क पड़ेगा कि क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड पाथ पे, पहली बात तो क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लोज्ड पाथ पे अगर हम किसी को ले जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लोज्ड पाथ पे अगर हम ले जा रहे हैं, अरे बात समझ में, क्लोज्ड पाथ पे ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। अरे बात समझ में, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अभी आगे आएगा, ठीक है ना, वहां पे ये बातें हो रही होंगी। अगर क्लोज्ड पाथ पे हम चीजों को ले जा रहे हैं, अगर फोर्सेज कंजर्वेटिव नेचर के हैं, तो वर्क डन जीरो होता है। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड पाथ के लिए, पाथ के लिए वर्क डन हमेशा जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लाया गया है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाया गया है कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए ही वैलिड है, ये भी बातें लिख लो। यानी कि हम अगर फोर्सेज कंजर्वेटिव नेचर के हैं, कौन से फोर्सेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स, जो चार चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर रहे होंगे आगे जा करके। आ रही बात समझ में, तो वही वाली बात है कि पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, और हमेशा कंजर्वेटिव का मतलब है पोटेंशियल आएगा ही आएगा, लिख लो इस बात को। सातवां पॉइंट लिख रहे होंगे हम लोग, सातवां पॉइंट लिखो। सातवां पॉइंट क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, या फिर कूलम्स लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। क्या है, कूलम्स लॉ फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है भाई, तो किसी भी जगह पर, किसी भी चार्ज पर अगर हम नेट फोर्स की बात कर रहे होंगे, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेज का वेक्टर एडिशन, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन, इस तरीके की बातें हो रही होंगी। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिख लो इसको।
आठवां लिखो। आठवां नोट क्या लिख रहे होंगे हम लोग कि किसी भी चार्ज पर अगर फोर्स लग रहा होगा दूसरे चार्ज की वजह से, ठीक है ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा अदर चार्जेस के लिए। सारी बात समझ में? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। लिख लो इस बात को। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। यानी दो के बीच की बातचीत में इंटरेक्शन की बात क्या होती है? हम बताए थे ना, इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्स लगाना। अगर दो चार्जेज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिजिक्स की भाषा में यही होगा ना कि फोर्स लगा रहे हैं, तो उनमें तीसरे का खलल नहीं होगा। यही वाली बात हम लिख पाए हैं। यानी कि फोर्स अगर दो के बीच जो लग रहा है वो उसमें तीसरे का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। हो सकता है कि तीसरा ऐड ऑन हो जाए, लेकिन दो के फोर्स में कोई बदलाव नहीं करेगा, अतिरिक्त आ सकता है। जैसे होता है ना कि दो आदमी के बीच में हम बातें कर रहे हैं तो वो हमारी बात को काटेगा नहीं, अपनी बात ऐड कर सकता है। वही वाली बात हो गई कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेज। लिख लो इस बात को। अब देखो नाइन्थ नंबर क्या है। नाइन्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अभी तक हम लोग जो फोर्स पढ़ रहे थे उनका हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे, लेकिन फोर्स तो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म हम लोग 9वें पॉइंट में समझ रहे होंगे। आ रही बात समझ में? तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है? जैसे अगर हम बोले फोर्स वेक्टर फॉर्म में 1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स वेक्टर वाला 1 पे लगने वाला किसके थ्रू? 2 के थ्रू। आ रही बात समझ में? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ R 1/2 का स्क्वायर और आर कैप। भाई डायरेक्शन भी तो चाहिए, मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन 1/2। अब ये बताओ क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं Q1/Q2 बाई मॉड ऑफ 1/2 आर स्क्वायर। आर कैप को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर। ए कैप को क्या लिख सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। अरे बात समझ। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? वेक्टर 1/2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 बाई R वेक्टर का मॉड, कौन से R? पोजीशन वेक्टर 1/2 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। और इस फोर्स में हम लोग चार्ज को साइन के साथ पुट कर रहे होंगे। पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन। आ रही बात समझ में? क्या है? पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन। आ रही बात समझ में? लिख लो इसको। Q1 और Q2 को हम लोग साइन के साथ पुट कर रहे होंगे इस इक्वेशन में, तो हम लोगों को जो फोर्स मिलेगा वो वेक्टर के रूप में मिल रहा होगा, यानी डायरेक्शन के साथ मिल रहा होगा।
और कैसे है, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ठीक है ना, लिख लो इसको। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q1 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1। आ रही बात समझ में। दूसरा कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। आ रही बात समझ में। ये बताओ कि इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, r1, इसको कैसे लिख रहे होंगे, r1 लिख रहे होंगे x1 i कैप प्लस क्या लिख रहे होंगे, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। Q2 का पोजीशन वेक्टर बताओ कैसे लिख रहे होंगे। कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो उससे पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर लिखते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर किसी भी कोऑर्डिनेट का कैसे लिखा जाता है। आ रही बात समझ में। अब क्या होगा कि अगर हमको ये चाहिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, आ रही बात समझ में, तो क्या हम लिख रहे होंगे, k Q1 Q2 बाई 1/2 पोजीशन वेक्टर का मॉड का क्यूब, पोजीशन वेक्टर 1/2। पोजीशन वेक्टर 1/2 का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर 1 माइनस पोजीशन वेक्टर 2, ठीक है ना। ये लिखते हैं ना वेलोसिटी a बाई बी, यानी वेलोसिटी a माइनस वेलोसिटी b। और पोजीशन वेक्टर 1 माइनस पोजीशन वेक्टर 2, यानी कि इसमें से इसमें घटा रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। अब इसका मॉड क्या हो जाएगा भाई, r1/2 का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा सिंपली रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, और रूट के अंदर ही है, ठीक है ना। अब ये बताओ r1 पोजीशन वेक्टर r1/2 का डायरेक्शन किधर होगा, 1/2 का डायरेक्शन किधर होगा ये बताओ। तो हम कहाँ बैठे हुए हैं, कौन किसको देख रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसके रिस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, तो यही है पोजीशन वेक्टर 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अरे बात समझ में, लिख लो इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब होता है, जैसे मान लो कि इस तरीके की बात की जाए कि अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और तीसरा वेक्टर अगर इस तरीके से बना दिया जाए और ये हम बोल दे r वेक्टर है, तो r वेक्टर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। इस वेक्टर का मतलब हुआ r1 माइनस r2, r1 माइनस r2 निकाल दिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में, और उसका मैग्नीट्यूड अब सिंपली हम इसमें पुट कर देंगे, और साथ ही साथ जो चार्जेज हैं उनको साइन के साथ पुट कर रहे होंगे। लिख लो ये हुआ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम साइड हो जाते हैं, लिख लो, स्क्रीन को पॉज कर लेना और आराम से लिख लेना। और ये ओरिजिन मान लो 0,0,0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऑब्वियस है ये सब चीजें। कितना पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, हम लोग 9 पॉइंट कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि सर इसमें तो आप एक वाला बता दिए हैं, दूसरा वाला कैसे लिख रहे होंगे, दूसरा वाला भी बता दीजिए, क्या बता दें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, k Q1 Q2 बाई r 2/1 का होल क्यूब वेक्टर 2/1।
अब इसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, 2/1 को R2 माइनस R1 क्या लिख रहे होंगे, X2 माइनस X1 I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 K कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। और इसका मॉड कितना हो जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब सर इसका डायरेक्शन भी बता दीजिए, तो कहाँ बैठ के किसको देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, दूसरे कलर से हम बना देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये वाला एरो हो जाएगा। और इस एरो का मतलब हुआ 2 में से 1 को घटाना, 2 में से 1 को घटाना। देखो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुट, ऑलवेज पुट Q1 एंड Q2 विथ साइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जब भी लिख रहे होंगे तो Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट कर रहे होंगे, ये भूल नहीं जाना है, ठीक है ना। अगर मान लो कि एक चार्ज है +5 कूलम, दूसरा चार्ज है -10 कूलम, तो क्या आप पुट करोगे, Q1 को +5 पुट करोगे, Q2 को -10 पुट कर रहे होंगे हम लोग। लिख लो इसको। अब देखो जो अगला पॉइंट बचा हुआ है, 9 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं ना, 9 कंप्लीट हो गया है। 10वां पॉइंट का हेडिंग डाल लो, कल हम लोग इसको डील कर रहे होंगे। 10वां पॉइंट क्या रहेगा, 10वां पॉइंट ये रहेगा, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वैक्यूम एंड मीडियम। तो वैक्यूम वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, कल हम लोग मीडियम वाला देख रहे हैं। वैक्यूम वाला क्या हो जाएगा, सिंपली फोर्स क्या हो जाता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये तो बेसिकली वैक्यूम की बातें हो गई। अब कल हम लोग जो डील करेंगे वो मीडियम पे डील करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी पानी के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर 2 चार्जेज को ले जा करके पटक दिए, तो इन पे फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, क्या यही फोर्स होगा या फिर इस फोर्स में कुछ बदलाव होगा। आ रही बात समझ में। और इसमें हम लोग ये भी पॉइंट डील कर रहे होंगे कि फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेज, ठीक है ना। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं। उसका मेन रोल जो है इस मीडियम के लिए वहां पे लिखवाया गया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हम लोग कल दे रहे होंगे, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। अरे बात समझ में। तो ये रहा 9 पॉइंट कूलम्स लॉ का, ठीक है ना। और ये दूसरा वीडियो है, हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। धन्यवाद।